नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, हेल्थ एक्टिविस्ट और भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसके लिए डॉक्टर्स ही हैं, या कोई वैद्य के पास जाता है, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है। बात तो ठीक है, अगर कोई रोग है, हो चुका है, तो नेचुरल है आदमी डॉक्टर के पास जाना पसंद करता है। और ख़ास तौर से हाईली एजुकेटेड लोग तो छींक का इलाज भी डॉक्टर के पास ही जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मैं जो वीडियो बनाने बैठा हूँ, मैंने अभी भी फेसबुक मतलब मैं खोल रहा था, कुछ देख रहा था, तो जो खुला वीडियो मतलब फेसबुक खुला, उसमें एक बच्ची की मृत्यु की दुखद सूचना थी, शायद कल परसों की, या मतलब 15 वर्षीय बच्ची जो कल एग्ज़ाम दे के लौटी थी, अगले दिन वो ख़त्म हो गई। बड़ा अफसोस हुआ। मैं समय समय पर हृदय रोग से होने वाली मृत्युओं के संबंध में वीडियो बनाता हूँ। पसंद करते हैं लोग, अब ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं ऐसे जो पसंद करने लगे, नोटिस करने लगे हैं। तो मेरा मन तो करता है बार बार मैं मतलब हृदय रोग पर सबसे ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, लेकिन कभी कोई विषय आ जाता है और मैं वह बना देता हूँ। लेकिन बहुत दिनों के बाद मैं अभी उस बच्ची की मृत्यु के कारण से बनाने बैठा हूँ। देखिए, पूरी दुनिया में हृदय रोग से जितनी भी मृत्यु होती हैं, 15% लोगों में दिल के दौरों और हृदयाघात का कारण रक्त में होमोसिस्टीन का बढ़ना है। होमोसिस्टीन का नाम कम लोगों ने सुना हुआ होगा, और टेस्ट भी बहुत कम कराए जाते हैं होमोसिस्टीन के। जबकि दुर्भाग्य से हमारे देश में 70% लोगों में होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा हुआ है। तो हम कितने खतरे पर हैं। हम क्या बोलें, मुहावरे की भाषा आ जाएगी बीच में तो आपको शायद नॉन प्रोफेशनल लगेगा, लेकिन इसे कहते हैं धूल में लट्ठ मारना। अपने अपने अनुमान हम लगाते रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अच्छा ये हो गया, मतलब हम उसका कारण जानना चाहते हैं और स्वयं ही उसका निष्कर्ष निकालकर संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, और ज़िंदगी वैसे की वैसी चलने लगती है। होमोसिस्टीन 70% लोगों का बड़ा होना आप कितना खतरनाक मानते हैं, आपको ये पता चलेगा कि एक डॉक्टर हुए हैं किल्मर, उनकी रुचि पैदा हो गई थी एक बीमारी होमोसिस्टीन्यूरिया। तो क्या हुआ, वो थे एक पैथोलॉजिस्ट, और उन्होंने क्या देखा कि ऐसे बच्चों में ये बीमारी पाई जाती थी जिनमें आनुवंशिक दोष होता था और उनमें मिथियोनाइन नामक अमीनो एसिड टूट नहीं पाता था। तो ऐसे बच्चों में अत्यधिक मात्रा में सह उत्पाद बनता था जिसे होमोसिस्टीन कहा जाता था। किल्मर ने इस बीमारी से पीड़ित 2 किशोर बच्चों का अध्ययन किया जिनकी मृत्यु दिल के दौरे से हुई थी। दोनों मामलों में एक आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों की उम्र 8 साल से कम थी। जब किल्मर ने दोनों की पैथोलॉजी स्लाइड्स का अध्ययन किया तो पाया कि इनकी धमनियां ठीक इसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई थी जिस तरह किसी बुजुर्ग की धमनियां कठोर होने के बाद क्षतिग्रस्त होती हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष निकला कि ताउम्र यानी कि आजीवन पाए जाने वाले होमोसिस्टीन के स्तर में कम या अधिक बढ़ोतरी के कारण दिल का दौरा और हृदयाघात हो जाता है। मतलब होमोसिस्टीन बढ़ जाता है, चाहे थोड़ा बढ़े चाहे ज़्यादा बढ़े, उससे मृत्यु हो सकती है। तो आप समझिए कि होता क्या है कि होमोसिस्टीन का निर्माण मिथियोनाइन नामक अमीनो एसिड के टूटने से होता है। ये कहाँ पाया जाता है? मांस में, अंडे में, दूध में, पनीर में, सफ़ेद आटा, डिब्बाबंद भोजन तथा उच्चतम प्रसंस्करित भोजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये जो हम रेडीमेड खाने लगे हैं ना, हमें जीवित रहने के लिए मिथियोनाइन की ज़रूरत तो होती है। हालांकि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की लंबी सूची देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी लोगों में इनमें से अधिकतर पोषक तत्व होते हैं। ये उन्होंने अमेरिका के लोगों के लिए लिखा है। हमारा शरीर सामान्य तौर पर होमोसिस्टीन को या तो सिस्टीन या पुनः मिथियोनाइन में बदल देता है। लेकिन है क्या, होमोसिस्टीन को सिस्टीन में तोड़ने या फिर से मिथियोनाइन में बदलने के लिए जो एंजाइम होता है उसको काम करने के लिए फॉलिक एसिड, विटामिन B6 और विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। अब
इनकी अगर कमी होती है शरीर में तो होमोसिस्टीन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो WHO ने रिकमेंड किए कर रखे हैं विटामिन मिनरल वगैरह, जिसको अक्सर हमारे डॉक्टर्स वगैरह वाहियात कह के या कोई ज़रूरत नहीं है डिस्कार्ड कर दिया करते हैं। आप समझ सकते हैं कि उनका डिस्कार्ड करना कितना उचित है। दूसरी बात क्या है कि इन तीनों के होने से अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, आप होमोसिस्टीन आपका कंट्रोल में रह सकता है, तो क्यों न लिए जाए? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, डॉक्टर साहब क्यों न लें अगर इससे अच्छा। एक दूसरी बात क्या है, एक ये मना करने वाले डॉक्टर लोग, बड़े सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, मना करने के बावजूद विटामिन को अब B12 का परीक्षण कराने लगे हैं। अब B12 के बारे में हर व्यक्ति के मुँह से सुन सकते हैं आप, और विटामिन D के बारे में हर एक सुन सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर लिखने लगे हैं। तो आप डॉक्टर्स के पीछे पीछे चल रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं चलते? आप बीमार होने के बाद चीज़ों की तरफ क्यों जाते हैं? बीमार होने से पहले अगर आप स्टेप ले लें तो बीमार ना पड़े तो बुराई की बात है क्या? नहीं ना। वो जो एक कहावत है अन्य विषय की कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ बने रहने के लिए आवश्यक पग उठाते हैं तो आप अस्वस्थ क्यों हों, या इतना अस्वस्थ क्यों हों? कम से कम होंगे, क्योंकि या तो हर चीज़ के लिए जो जो चीज़ें उपलब्ध हैं और जो रिकमेंडेड हैं वो आप लेते रहें। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये तीनों विटामिन, अच्छा अकेला B12 कम होगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? विटामिन B है और विटामिन C है और B है, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। इसका मतलब क्या है? पसीने के द्वारा और मूत्र त्याग के द्वारा ये निकलते रहते हैं। भोजन में भी हैं तो नष्ट हो जाएंगे जल्दी से। हमारे यहाँ अधिक रसे वाली सब्जी बनाई जाती है, कुकर में बनाई जाती है, तो हाई टेम्परेचर पर तो अनेक विटामिन मिनरल उसमें घुल के और सीटी द्वारा भी निकल जाते हैं। और मतलब जो चीज़ हमारे पास परमानेंट हमारे शरीर में नहीं रहती है या कम रहती है, तो उसको अगर पूर्ति नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो संबंधित हानि होगी। तो जल्दी से आप ऐसा कर सकते हैं, विटामिन B6 और B9 और B12 इनके कम होने या ना होने से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं वो अवश्य देखें। दूसरे, ये लिखा हुआ है एक पुस्तक में कि शायद ही कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हमारे शरीर में होती हो जिसमें B विटामिन की ज़रूरत न पड़ती हो। तो कितना महत्वपूर्ण है। B12 हमें कोलोरेक्टल, B विटामिन हमें कोलोरेक्टल कैंसर से बचा सकते हैं आंतों के, और हमें हार्ट अटैक से बचा सकते हैं, वही जिसकी बात चल रही है। अच्छा, इसमें एक बात और, डॉक्टर रे स्ट्रैंड ने स्पष्ट लिखा है अपनी पुस्तक में कि पैथोलॉजी लैब जो है 10 से 15 के बीच में विटामिन 10 से 15 के बीच में होमोसिस्टीन का होना नॉर्मल बताया जाता है। लेकिन वो ये लिखते हैं कि अगर आपके डॉक्टर साहब 10 और 11 के बीच होने को सामान्य माने और निश्चिंत रहने को कहें तो बिल्कुल भी आश्वस्त ना हो, अपितु ये जान लें कि इसका लेवल 9 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। देखने में आसान है, 9 और 10 में क्या फ़र्क है भाई, लेकिन फ़र्क है। इसके अलावा ये कहते हैं ये 9 का लेवल तब है जब आपको कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं है, और अगर है तो ये 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आप कुछ सचेत हुए होंगे मेरे विचार से। और एक पक्ष सुनिए, डायबिटिक कैपिटल कही जाती है हमारा देश, और इसमें जितने भी लोग डायबिटिक हैं उनसे ज़्यादा प्री डायबिटिक हैं। और जब तक किसी व्यक्ति को उसके डायबिटिक होने का पता चलता है तब तक आधे लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के पेशेंट हो चुके होते हैं। दोनों का कितना संबंध है आपस में? तो इसलिए स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें, खान पान पर ध्यान दें, खान पान के समय पर ध्यान दें, और ये ज़रूर देखें कि विटामिन मिनरल आपके पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कि जीवन से ज़्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है।
और इसमें भी आप अगर ये कोशिश करेंगे कि मैं वही सिंथेटिक वाले ले आऊँ, तो भाई बहुत कम ही एब्जॉर्ब होते हैं हमारे शरीर में। दूसरी बात क्या है, सिंथेटिक तो सिंथेटिक ही है, जो नहीं घुलता है वो साइड इफ़ेक्ट देता है, 10-10, 15-15 साल बाद उभरता है। तो कोशिश करिए कि एक तो आपके भोजन में ये कीटनाशक वगैरह का प्रयोग ना हुआ हो, मतलब भोजन में नहीं होता है, फसल में होता है, सब्जी में होता है, फलों में होता है। और अगर हुआ हो तो उसके जो दुष्प्रभाव हैं, जो खेतों में उगाया जाता है, सब्जी अनाज वगैरह जो भी है, उसमें अगर खेत में वो है हैवी मेटल्स हैं तो पौधे में आएगा या नहीं आएगा, और पौधे में आएगा तो उसके फल में आएगा या नहीं आएगा, चाहे वो सब्जी ही क्यों ना हो। तो इसका अर्थ ये है कि आप हमारे शरीर में जाकर वो हमें हानि तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन भगवान ने जो शरीर दिया है यथासंभव हमारी रक्षा करता है, लड़ता है। भले ही अंदर हमारी इम्यूनिटी के द्वारा हमारी रक्षा की गई युद्ध के कारण से साइटोकाइन नामक एक रसायन बनता है जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेमेशन से भी समस्याएं पैदा होती हैं। हार्ट अटैक भी हो सकता है इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने से, वो अलग विषय है, लंबा हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि होमोसिस्टीन से बचने के लिए आप बी विटामिन लीजिए। और धमनियाँ कड़ी होने का एक कारण विटामिन सी की कमी भी होती है। जैसे बहुत बहुत सारे लोग ओवर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जिन्हें बॉडी बनाने का शौक़ है, तो वो विटामिन सी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो चलते हैं जिम वाले सज्जनों के निर्देश पर। अब जिम वाले सज्जनों में अगर इतना पढ़ने का शौक़ है कि अपने क्लाइंट्स को मैं सब बातें बताऊं, उनकी रक्षा करूं, नहीं, वो तो बॉडी बनवा देते हैं। क्या जिम करने वाले लोग क्या जिम में ही गिर गिर के नहीं मरे हैं? तो जिम क्या ये आपको रक्षा कवच तो नहीं देता ना? या जिम हो या कोई भी हो, आप दौड़ रहे हैं, बेतहाशा दौड़ रहे हैं 10 किलोमीटर रोजाना, तो ओवर एक्सरसाइज हो गई ना। तो ओवर एक्सरसाइज हो गई तो पसीने से आपके विटामिन जो शरीर में जैसे बी और सी निकल जाएंगे, और निकल जाएंगे तो धमनियों का कड़ा होना स्वाभाविक है, तो भी हार्ट अटैक होने की आशंका तो है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हम लोग क्योंकि ऐसे उद्योग में हैं, ऐसा व्यवसाय हमने चुना है जिससे लोगों की स्वास्थ्य रक्षा और जीवन रक्षा हो सके, न कि बीमार होने के बाद ठीक किया जाता है वो भी एक ऑब्लिगेशन है। डॉक्टर साहब का आभार है, डॉक्टर साहब को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है या जाता था। बहुत से लोग अब उल्टा सीधा भी बोलने लगे हैं अपने अनुभवों के आधार पर। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप डॉक्टर साहब को कुछ कहने की बजाय, आप नाक तक पानी आने के बाद डॉक्टर साहब के पास जाने के लिए जब आप तत्पर होते हैं, तो डॉक्टर साहब के लिए भी इतना आसान नहीं होता है। इतने अंदर सिस्टम बिगड़ चुके होते हैं कि वो इसे दबाएं तो वो सिस्टम खराब, इसे दबाएं तो वो सिस्टम खराब, यानी कि जो हमारे तंत्र होते हैं अंदर। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। होमोसिस्टीन का इलाज तो क्या है? बी विटामिन। तो फिर अकेले बी विटामिन का ही क्यों? जो और विटामिन मिनरल रिकमेंडेड हैं वो क्यों नहीं? क्योंकि उनके बारे में भी आप मेरे कहने से नहीं, स्वयं पढ़िए। आजकल एआई सब कुछ बता देता है। आजकल गूगल से भी ज़्यादा एआई से पूछते हैं लोग, क्योंकि रेडीमेड उत्तर मिल जाता है 1 मिनट में, 1 मिनट से भी पहले। तो वहाँ देखिए आप और अकॉर्डिंगली निर्णय लें, अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। ऑल दी बेस्ट। हम चाहते हैं कि आप 100 साल से भी अधिक जिएं और स्वस्थ जिएं। नमस्ते।